नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा। आप हैं वॉइस ऑफ इंडिया के साथ। दोस्तों, पिछले 6-7 महीनों से कृषि कानून देश में बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि आखिर क्यों ये पंजाब या हरियाणा के किसान अचानक आंदोलन पे उतर चुके हैं। अचानक दिल्ली की ठंडियों में वो ठंड को बर्दाश्त करते हुए क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। ये चिंता की विषय जरूर है, क्योंकि हमारे देश में वर्षों से नारा लगते आया है जय जवान जय किसान। लेकिन आज उसी किसान की हालत ऐसी क्यों हुई है, आज यह जानना बहुत जरूरी है। तो आज हमारे इस वीडियो में कृषि कानून के सारे नियम को, सरकार के सारी बातों को और जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं उनकी सारी बातों को हम आज समझेंगे। तो कृषि कानून, अगर आप अभी सोचिए कि आप एक किसान हैं और सरकार आपके 10 रुपए के आलू के बदले आपको 18 रुपए दिला रही है, इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। कोई किसान पागल तो नहीं होगा, उसमें तो उसको उल्टा 8 रुपए का फायदा है। तो कोई किसान पागल तो नहीं होगा, वो इसका विरोध प्रदर्शन करेगा। मतलब कहीं ना कहीं तो झोल जरूर है, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। तभी हमारे किसान टेंशन में है, चिंतित हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम इसी कृषि कानून के बारे में सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो अपना हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल चीजें। तो कृषि कानून है, उसको 3 भागों में, उसमें 3 बिल लाया गया। उसमें कृषि कानून में 3 बिल लाया गया है। इसमें से 3 में से एक संशोधन है और 2 न्यू बिल लाए गए। जी हाँ, 3 बिलों में से एक संशोधन है जो कि पुरानी कानून थी और 2 नई बिल लाई गई है। एक पुरानी कानून क्या है, हम सबसे पहले जो 3 कृषि कानून में मेन चीजें हैं उसको जानते हैं। तो 3 क्या क्या है, तो पहला हम देखते हैं, पहला संशोधन के बारे में हम देखते हैं। क्या संशोधन हुई जिसके विरोध में आवाज भी उठाई जा रही है और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये कृषि कानून समझने से पहले हमारे देश की भूमिका हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश की पुरानी राजनीतिक तथ्य यही कहते हैं कि हमारे देश में अगर आप विपक्ष में होते हैं तो सब कुछ गलत होता है और पक्ष में होते हैं तो सब कुछ सही होता है। चाहे नोटबंदी लीजिए, चाहे जीएसटी लीजिए, चाहे धारा 370 लीजिए, चाहे राम मंदिर लीजिए, हर एक मुद्दे पे अगर हम पक्ष में हैं तो सही है, लेकिन विपक्ष में है तो वही चीजें हमारे लिए गलत हो जाती है। ये तथ्य राजनीतिक वो अलग बात है, लेकिन किसानों से संबंधित क्या है वो देखते हैं हम। तो हमारा पहला संशोधन क्या था, तो सन 1955 से पहले हमारे देश में कृषि की हालत बहुत खराब हो गई थी और हमारे देश में अनाजों की बहुत कमी पड़ गई थी, चीजों की बहुत कमी पड़ गई थी और उसका मांग जो है, मांग तो बढ़ते गया, जिसकी वजह से उसका प्राइस अचानक हाई हो गया। क्यों हुआ, तो उसमें मालूम पड़ा जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं। अभी डीलर कैसे, अभी आप ये सोचिए, अगर कोई पार्लेजी कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट किसी हर एक घर में पहुंचाना चाहती है, तो पार्लेजी के डायरेक्ट कंपनी के लोग तो डायरेक्ट घर में नहीं देंगे, वो किसको देते हैं, तो कंपनी वाले डीलर को देते हैं। एक पालघर, जैसे मैं अभी पालघर से वीडियो शूट कर रहा हूं, तो पालघर के एक डीलर को पार्लेजी कंपनी के जो मार्केटिंग उनकी जो टीम है, एक डीलर को देंगे, वो एक डीलर होलसेलर को और होलसेलर रिटेलर को देगा। ये होता है सप्लाई चेन। लेकिन क्या हुआ था 1955 में, बहुत सारे डीलर्स ने जो कंपनी की या कोई कृषि की, खास करके कृषि की जो आवश्यक चीजें होती है, जैसे कि आलू, प्याज, टमाटर, नमक इत्यादि चीज जो हमारे रोज रोज डेली बेसिस पे यूज होते हैं, उनका भंडारण करना स्टार्ट कर दिया, उनको जमाखोरी करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे देश में सभी आवश्यक चीजों की, इसेंशियल गुड्स की वैल्यू जो है एकदम हाई हो गई। ये सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय बन गई और सरकार ने फौरन 1955 ईस्वी में 1955 में एक कानून लाया। इसके तहत आप इसेंशियल गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये कानून आने के बाद अगर कोई व्यापारी या कोई बड़ा आदमी किसी इसेंशियल चीज को, किसी इसेंशियल गुड्स को अगर स्टोर करके रखता है तो उस पर कार्रवाई होती थी और उसको जेल या जुर्माना उनसे लिया जाता था। ये थी 1955 की कानून। अब कृषि कानून के तहत 2020 में संशोधन करके सरकार ने इसेंशियल गुड्स में से आलू, प्याज और नमक, शक्कर जैसी चीजों को
हटा दिया। इसका अर्थ हुआ कि आप अगर व्यापारी हो तो आप अभी इसी आवश्यक चीजों का भंडारण कर सकते हो, आप पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसमें सरकार ने एक चीज भी जोड़ा है कि आप अगर हमारे देश युद्ध या आपदा इन दोनों चीजों में से किसी एक भी परिस्थिति से गुजर रही है तो आप किसी भी चीज का भंडारण नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ चीजें हमारे देश में नहीं है तो आप भंडारण कर सकते हो। अभी सरकार ने ये फैसला क्यों किया कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और बात सच भी है। सरकार बोल रही है इससे किसानों को फायदा होगा, किसानों की इनकम में वृद्धि होगी। लेकिन भैया हमको ये नहीं समझ में आ रहा है किसानों की वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि गुड्स को स्टोरेज करने की क्षमता करने के लिए हमें वेयर हाउसेस चाहिए होता है, गोडाउन चाहिए होता है, और 1 या 2 बीघे वाले किसान के पास वेयर हाउस सिस्टम कहाँ से आएगी? उसके गुड्स तो सड़ जाएंगे, उसके आलू जो बनाए हैं अगर वो स्टोरेज करके रखेगी ताकि महंगा होगा तब मैं बेचूंगा, तब तो उसके आलू के 1 रुपए भी नहीं मिलेंगे 10 रुपए के बदले, उसको तो सस्ते में ही निकालना पड़ेगा। ये तो छोटे मोटे किसान 5-10 बीघे 15 बीघे वाले किसान के लिए तो कोई बात ही नहीं हुई, वे इस चीज में जुड़े ही नहीं है, उनको डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। और सिर्फ किसानों को ही नहीं, हमारे देश के आम नागरिकों को भी इससे बहुत नुकसान हो सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए हमारे पिछले 2-3 महीने में हमने एग्जाम्पल भी देखा, इस कानून में संशोधन के बाद हमारे देश में आलू, टमाटर इत्यादि के भाव अचानक बढ़ गए। किसी ने ये नहीं बोला कि इसके जो प्राइसेस हैं क्यों अचानक बढ़े। इसी संशोधन की वजह से भाई साहब हमारे देश में आलू या प्याज या कांदे या टमाटर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद सरकार को फौरन इस भंडारण पे रोक लगाना पड़ा था। तो ये हमारे मार्केट में प्राइस को बहुत इफेक्ट करता है। अगर कोई बड़ा व्यापारी बहुत सारी चीजों का स्टोर कर लेगा तो हमें मार्केट में उसकी चीजें कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी, डिमांड उतनी रहेगी, इसकी वजह से क्या होगा? प्राइस हाई हो जाएगा। सरकार को इसके लिए ये कानून संशोधन नहीं करना चाहिए था। और सरकार ने कोरोना काल जून में ही ऐसा या सितंबर में ऐसा क्यों किया कि सरकार को पता थी इस टाइम पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होगी और इस शांति से ये काम कर सकते हैं। अगर भैया सरकार हमारे सुनो, अगर किसानों के पास इतनी व्यवस्था होती तो वो पहले से ही अपना स्टोरेज करके सामान नहीं बेच देती। 1 बीघे 2 बीघे वाले इंसान जो रहेंगे कहाँ पे स्टोर करेंगे तो फिर कहाँ बेचेंगे वो? ये था पहला जो सरकार ने अभी भंडारण का अनुमति दे दी संशोधन करके। अब हम आते हैं दूसरे बिल पे। दूसरा बिल क्या कहता है? दूसरा बिल कहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दूसरे बिल का नाम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। दूसरे बिल का नाम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अगर हम बेसिक एग्जांपल देखेंगे, एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक लेस कंपनी है जो चिप्स उत्पादन में बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। अभी लेस कंपनी को चिप्स बनाने के लिए आलू की आवश्यकता होगी। अभी क्या करेगी? अगर व्यापारियों के पास से आलू अगर खरीदती है तो उसको 10 रुपए किलो के आलू 20 रुपए किलो मिलते हैं। कंपनी 1-2 किलो आलू या 1 से 200 कुंटल आलू मंगाती नहीं है, वो तो बहुत बड़े पैमाने का आलू मंगाती है, तो उनको नुकसान होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत लेस कंपनी वाले या बड़ी कंपनी क्या कर सकती है? किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जिसके तहत वो बोलेगी आप हमारे लिए इतने क्षेत्र में इतना आलू का उत्पादन कीजिए। अभी हम 25 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 25 रुपए किलो अभी आलू का प्राइस चल रहा है और 6 महीने बाद में मैं आपको इस आलू के 25 रुपए ही दूंगा। किसानों के साथ एक मेन प्रॉब्लम और होती है कि मान लीजिए अगर अभी उसने कांदे का वैल्यू देखा 60 रुपए किलो है, किसान उसको बोलना स्टार्ट कर दिए, पर महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब सब किसानों ने वही बोल दिया। तो उसका क्या होगा? इफेक्ट 6 महीने बाद 60 रुपए किलो कांदे की वैल्यू 2 रुपए हो जाएगी। इससे किसानों को बहुत नुकसान होता था। किसान समझ ही नहीं पाते थे कब किसका वैल्यू हाई होगा, कब किसका वैल्यू लो होगा। इससे किसानों को भी बहुत नुकसान होता था। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत एक कंपनी किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। कैसे होगा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हो गया मिश्रा जी का जमीन, ये हो गया गुप्ता जी का जमीन, ये हो गया अब्दुल भाई का जमीन, ये हो गया फैजान भाई का जमीन, ये हो गया झा जी का जमीन, ये हो गया वर्मा जी का जमीन, ये हो गया कोई भी भाई का जमीन। सारे छोटे छोटे हमारे इंडिया में तो है नहीं कि सब एकदम बड़ा सा गांव किसी एक ही व्यक्ति का होता है। हमारे इंडिया में एक गांव में बहुत सारे छोटे छोटे लोगों का जमीन होता है। तो कंपनी क्या करेगी, सारे लोगों को इकट्ठा बुलाएगी, सारे लोगों की इकट्ठा बुलाएगी और उनको क्या कहेगी, तो आप सब मिलकर हमें इतने आलू की आवश्यकता है और हमें आप आलू दीजिए। अभी इसका मार्केट प्राइस आलू का सपोज 25 रुपीज केजी चल रहा है, तो 3 महीने बाद भी मैं आपको 25 रुपए के दर से ही आलू लूंगा। अब किसान तो इससे थोड़ा खुश भी हो जाएंगे, क्योंकि किसान मान लीजिए अभी 25 रुपए किलो आलू मिल रहा है, लेकिन 3 महीने बाद मार्केट में उसी आलू की कीमत 10 रुपए हो जाती है, तो किसानों को नुकसान में बेचना पड़ता है। परंतु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अगर मार्केट में 3 महीने बाद आलू की कीमत 10 रुपए किलो की हो जाती है, तो भी कंपनियों को 25 रुपए किलो आलू ही किसानों से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। ये एक नजरिए से अगर हम देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हाँ किसानों के लिए थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इसी का देखिए सिक्के का दो पहलू होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक पॉजिटिव फैक्ट था, किसानों को फायदा होगा, लेकिन इसी का हम दूसरा फायदा देखते, इसी का हम दूसरा तरीका देखते हैं। इफ 25 रुपीज केजी से 3 महीने बाद ये 50 रुपए किलो हो जाता है, तो कंपनी 25 रुपए किलो ही लेगी, किसानों को 50 रुपए से नहीं बेच सकती, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जो बात अभी किसानों के कंपनियों के साथ होती थी, वही बात अभी किसानों के साथ भी हो गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 25 रुपए से मान लीजिए 10 रुपए पे आ गया आलू की कीमत 3 महीने बाद, और कंपनी ने क्या सोचा, अरे मेरे को तो आलू 10 रुपए में मिल रहा है, मैं डील को कैंसिल कर देता हूँ, और कंपनी ने लॉस का किसी भी बहाना बनाकर किसानों से आलू का डील को कैंसिल कर दिया। तो जो ये सारे भाई मिलके जो आलू का उत्पादन किए हैं, इनका आलू क्या होगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनको खरीदारी नहीं मिलेगा अचानक जब कंपनी कैंसिल कर देगी। तो इस परिस्थिति में किसान को क्या करना चाहिए, क्या करेंगे? तो इस परिस्थिति में किसानों को सरकार ने बोला है, इस परिस्थिति में अधिकारी जो रहेंगे सरकारी वो देखेंगे। जो दूसरा गलत बात था, इस परिस्थिति में सरकार को चाहिए था कि उस गांव के मुखिया से कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कंपनी के जो अपना प्रपोजल लेके आए हैं किसानों के पास, वो गांव के मुखिया से संपर्क करे, क्योंकि गांव के मुखिया को हर साल 5 साल पे लोगों से चुनाव लेना रहता है, लोगों से वोट लेना रहता है। इसके वजह से वो लोगों के पक्ष से, लोगों के हित से बात करेंगे। अगर आप ये अधिकारियों को दे दोगे कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बाद क्या किया जाए, तो अधिकारी को क्या है, वो बेचारे आएंगे नहीं आएंगे तो भी उनको उतना पैसा मिलने वाला है, उतना ही सैलरी मिलने वाला है। अगर वो कंपनी का पक्ष लेंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किसान गरीब उनको कुछ प्रॉफिट नहीं देंगे। लेकिन मुखिया को देते तो मुखिया को किसान से वोट लेना रहता है, तो वो किसानों की पक्ष से लड़ता। सरकार की ये दूसरी गलती थी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छा तथ्य था, लेकिन इसके तहत उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बाद क्या परिस्थिति होगी, अधिकारियों पर छोड़ दिया। और सेकेंड इन्होंने क्या किया, और सेकेंड किसानों को क्या डर है, वो बंधुआ मजदूर बनते रह जाएंगे। बंधुआ मजदूर, जी हाँ, इससे क्या हुआ किसानों को, किसान ये डर रहे हैं अगर कंपनी ने 5 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया, 5 ईयर के लिए एग्रीमेंट कर लिया, तो वो बंधुआ मजदूर रह जाएंगे। जो कंपनी उनको बोने के लिए बोएगी कहेगी वही उनको बोना पड़ेगा। किसानों की ये डर सच भी है, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री में पहले भी बहुत बार हो चुका है। इसके लिए किसानों का डर जायज है। इसके बाद हम तीसरे कानून पे आते हैं, जिसका जबरदस्त तरीके से, मेन यही कानून है जिसका जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। ये तीसरा कानून क्या है, आइए हम समझते हैं। नॉर्मल भाषा में हम तीसरे कानून को देश बोल रही है, एक देश एक बाजार। अभी एक देश एक बाजार कैसे है, किसानों के लिए कैसे फायदा नुकसान है, अभी समझते हैं। अभी सरकार ने क्या कहा, तीसरे कानून के तहत आप अपनी खेती के अपने जो फसल हैं, आप पूरे देश में कहीं पे भी बेच सकते हो। आप जरूरी नहीं है मंडियों में ही जाके बेचो। पहली बात, सरकार की ही एक सरकारी कमेटी थी
जो बेरोजगारी पे अपना डाटा जो है हर साल शेयर करते थे। सरकार ने उसको बैन कर दिया ताकि ना कमेटी रहेगी, ना बेरोजगारों की संख्या निकलेगी और ना ही सरकार पे रोजगार के सवाल उठेंगे, वो अलग बात है। और उसी कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया था जिसके तहत सिर्फ 6% लोग ही मंडियों में अपना जो खेती के जो फसल है उसको बेचते थे, बाकी के 94% लोग वैसे भी अलग जगहों पे जाके ही बेचते थे। इसका मेन कारण ये था क्योंकि पूर्वांचल यूपी में आप देखोगे वहां पे एक भी मंडी है ही नहीं। पूरे बिहार में देखोगे तो आपको एक ही मंडी मिलेगा। ये मंडी क्या था, पंजाब या हरियाणा क्षेत्रों में ही ज्यादा पाए जाते हैं। इसके लिए आप रैलियों में भी देखोगे पंजाब या हरियाणा के जो क्षेत्र है वहाँ के हमारे किसान भाई ज्यादा इसका विरोध करें। उनको मंडी खोने का डर है, उनको ये डर है कि अगर मंडी की जो व्यवस्था है अगर वो बंद हो जाती है तो किसान अपना सामान ले जाके कहाँ बेचेंगे। सरकार बोल रही है पूरा देश में बेच सकते हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए मेरे भाई, एक बीघे वाले किसान जो 100, 200, 300 क्विंटल अनाज गेहूं उत्पादित करते हैं वो बिहार से क्या केरला जाएंगे अपना खेती को फसल को बेचने के लिए? सिंपल सी बात है, जो छोटा मोटा किसान है वो तो मंडियों में ही जाके बेचेगा, वो तो वहां से लाद के गाड़ी का भाड़ा उतना करके दूसरे बंगाल बिहार तो जाए और बंगाल महाराष्ट्र तो आएगा नहीं बेचने के लिए। इससे किसानों को इसके लिए इसका डर है। एक देश एक बाजार सरकार का फैसला देखने जाए तो थोड़ा थोड़ा सही लगता है ऊपर से, लेकिन इसके अंदर अगर हम अपने आप को किसान की जगह पर रख के देखेंगे तो ये सरासर अन्याय है। और किसानों को एक और चीज का डर है, एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों को एक और चीज का डर है, एमएसपी खो जाने का। हालांकि एमएसपी पे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही क्लियर कर चुका है कि किसानों से एमएसपी नहीं ली जाएगी, जैसी एमएसपी अभी है वैसे ही दी जाएगी। अभी एमएसपी क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके तहत अगर गेहूं का एग्जांपल लेते हैं, गेहूं किसानों ने उत्पादित किया, सरकार ने उसकी एमएसपी 10 रुपए किलो घोषित कर दी। अभी एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुछ हद तक सिमिलर है। सिमिलर कैसे मैं आपको बताता हूँ। गेहूं का उत्पादन हुआ और सरकार ने उसकी एमएसपी 10 रुपए प्रति किलो रख दी। इसके तहत क्या होगा, अभी उसका किसानों ने देखा अरे इसका एमएसपी तो 10 रुपए किलो है, लेकिन वो अगर मार्केट में गए तो मार्केट में उसकी प्राइस 20 रुपए किलो मिल रही है। मार्केट में उसकी प्राइस 20 रुपए किलो मिल रही है, लेकिन एमएसपी उसको 10 रुपए दे रहा है। तो किसान को एक खुली छूट है कि वो मार्केट में जाके अपना जो मंडियों में जाके अपना अनाज को बेच सकते हैं, उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या था, वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, उनको वहीं पे बेचना पड़ेगा, बाहर नहीं बेच सकते। और इसमें क्या था, गवर्नमेंट ने 10 रुपीज फिक्स किया है। अगर मार्केट में 20 रुपीज मिल रहा है तो मार्केट में आके किसान बेच सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने 10 रुपीज फिक्स किया है और मार्केट में उसकी प्राइस 5 रुपए है, तो किसान आके एमएसपी में गवर्नमेंट को 10 रुपए के हिसाब से ही बेचेगी। गवर्नमेंट अभी ये नहीं कहेगा कि मार्केट में 5 रुपए है, हम आपको 5 रुपए देंगे। ये किसानों के लिए फायदे की बात थी। एमएसपी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से कृषि के लिए एक थी, जिसके तहत उनको बहुत सारा नुकसान होने की संभावना को कम करता था। और किसानों को इसी एमएसपी जानने का डर है, जिसके वजह से वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि भाजपा जो एनडीए सरकार है उसके जो मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कह चुके हैं कि एमएसपी किसानों से नहीं लिया जाएगा, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन किसानों को डर है 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद धीरे धीरे एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा और हम एक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे बड़े बड़े कंपनियों के। इसके लिए किसान यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी एमएसपी में भी क्या होता था, अभी एमएसपी को भी हम समझते हैं। यहाँ पे भी एक झोल चलता था, जैसे हमारी सरकार ने 10 रुपए प्रति किलो गेहूं की दर फिक्स किया है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 5 रुपए चल रही है। अभी किसान गए यहाँ पे पहले मार्केट में गए 5 रुपए, फिर एमएसपी वाले के पास गए 10 रुपए, खुश हो गए हम एमएसपी बेचेंगे। लेकिन वहां पे जो अधिकारी बैठा है वो क्या बोलेगा, हमारे पास स्टोरेज की जगह नहीं है, हमारे पास पहले से माल चल रहा है, हम आपका सामान नहीं खरीद सकते, हमारे पास स्टोरेज की कमी है। तो किसान को मजबूर होकर मार्केट में 5 रुपए पर किलो पे उनको अपना गेहूं बेचना पड़ता था। अभी देखिए पूरी सेटिंग होती थी, किसानों को मार्केट में जाकर 5 रुपए पर किलो पे अपना गेहूं बेचना पड़ता था
और यही एमएसपी के अधिकारी यहाँ पे आकर मार्केट में उन मंडी के जो नेता, मंडी के जो खरीदार लोग, व्यापारी बड़े बड़े रहते हैं, उनसे संबंध बना के रखते थे, उनसे कांटेक्ट करके रखते थे और 5 रुपए के बदले उनको 7 रुपए में एमएसपी वाले खरीद लेते थे। देखिए, किसानों का ही गेहूं एमएसपी यहाँ 10 रुपए ना लेकर डायरेक्ट मंडी में 7 रुपए लेके गई और सरकार को दिखाई हमने 10 रुपए पर किलो से किसानों का गेहूं खरीदा। डायरेक्ट यहाँ पे 3 रुपए पर केजी के हिसाब से मंडी के जो एमएसपी के जो अधिकारी हैं उनके जेब में जाता था। ये एक में बहुत अन्याय होता था किसानों के साथ और बहुत अन्याय हो रहा है किसानों के साथ अभी देश में। जो हमारे देश के जीडीपी को बचाने में अभी कोरोना काल में हमारे देश की जीडीपी माइनस में चली गई थी। इस समय किसान कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जो हमारे देश की जीडीपी को संभाले रखने में काम आई। तो हमारे पूरी दुनिया में हम अपने नाक कट जाती है हमारी, हम अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। हमारे देश के किसानों ने ही हमारे देश की जीडीपी को बचाई है। लेकिन राजनीतिक तथ्य, कुछ अलग राजनीतिक तथ्य मिलकर किसानों का ही शोषण यहाँ पे कर रहे हैं। इसके लिए हमारे किसानों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए, उनका विरोध प्रदर्शन जायज है, मैं भी मानता हूँ। और ये कृषि कानून अगर एक्ट लागू हो गया, या लागू तो हो गया है, अगर रद्द नहीं हुआ तो किसानों के साथ साथ नॉर्मल जनता को भी इसका भविष्य में इसका जो नुकसान भुगतना पड़ सकता है। बने रहिएगा, यही सारी बातें हमारे कृषि कानून के तहत। आई होप आप लोग को अच्छे से समझा होगा। किसान के जिम्मेदारी को आप लोग को समझना पड़ेगा। किसान हमारे देश में जो क्या भूमिका अदा करती है, हमारे देश को जीडीपी बनाने में क्या मदद करती है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। और किसानों के साथ हम हैं, हमारी पूरी भारत है और सरकार को भी समझना चाहिए कि किसान जो बेचारे इतने मेहनत करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप दे रहे हो, किसी कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट रहते कर देगी तो बेचारे खेती करेंगे कि वकीलों का केस के कोर्ट का चक्कर लगाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिकली होकर हमारी सरकार को सोचने की जरूरत है। इसी के साथ हमारा वीडियो का अंत होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।